अटेम्प्ट दिखाओगे जरा, अटेम्प्ट कहाँ किया है? हाँ ये देखो सर, गुस्से में पेपर भी फाड़ दिया। चलो ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा करते हैं आज की ना जो हमारे को टॉपिक करना है, छोटा सा टॉपिक है, हाफ एन आवर का ही है, वो करके पहले इन पास वाले बच्चों को भेज देते हैं और श्रेय को भेज देगा आईपी वाले को, फिर हम बैठ के वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसा कर देते हैं। तो आर्यन ने किया वो क्वेश्चंस, आर्यन के एक मिनट यार मेरी, हाँ आर्यन के हो गए वो क्वेश्चंस? ट्राई तो करें, पूरे नहीं हुए, आपको दिखा। और सार्थक आपके? सार्थक ने किया? सर एक क्वेश्चन है क्या था? एक क्वेश्चन रह गया, जो दो किए वो हो गए आपके? हाँ जी सर, पूरे हो गए। चलिए ठीक है, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। क्लास के बाद जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे वो तीनों को हम एक बार मैं आपको बोर्ड पे गा। चलिए ठीक है, तो कल तक हमने अपने 2 टाइप के अलाउंसेस किए थे, मतलब इनफैक्ट 3 अलाउंसेस किए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि अलाउंसेस जो ब्रॉडली होते हैं वो 2 कैटेगरीज के होते हैं, एचआरए और दूसरा होता है अदर नोटिफाइड अलाउंसेस। और फिर अदर नोटिफाइड के हमने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें से हमने 2 कैटेगरीज कर ली थी, पर्सनल, हमने पर्सनल कर दिए थे। पर्सनल में मैंने 4 कराए थे, चिल्ड्रन एजुकेशन नहीं 3 कराए थे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, और दूसरा मैंने कराया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तीसरा मैंने एक छुड़वा दिया था आउट स्टेशन, जो हम आज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने ऑफिशियल के 6 अलाउंसेस कर दिए थे, ठीक है? उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरीज हमें करनी थी। तो जब सबसे पहले अपना समझते हैं कि आउट स्टेशन अलाउंस, जो पर्सनल अलाउंस है, आउट स्टेशन अलाउंस वो क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला अलाउंस है ये। मैं आपके सामने एक डेली अलाउंस लिखूंगा। अब अगर हम बात करें कि डेली अलाउंस क्या था, कल हमने किया था, तो आपको याद होगा डेली अलाउंस किसको मिलता था? डेली अलाउंस मिलता था जब आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हो, जब आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हो और बाहर जाके बाहर रहने के खर्चे, बाहर आपको एक सेकंड, ओके श्रेय, सॉरी मैंने देखा नहीं आपको, आप आ गए, अभी शुरू ही किया हमने, ठीक है? यहाँ देखिए, तो कल हमने एक डेली अलाउंस किया था, और डेली अलाउंस क्या था हमारा? जब हम बाहर जाते थे, बाहर जाके रहने के खर्चे, आपका उसका खाने पीने का खर्चा, तो वो होता था हमारा फुली एग्जेम्प्ट, बट अगर कुछ सेविंग्स हो जाती थी तो वो टैक्सेबल होता था, याद ही होगा आपको। अब अगर हम बात करें, अगर एक ऐसे सोचो कि मेरे को बताओ कौन सा ऐसा काम है जिसके एम्प्लॉइज ऑलमोस्ट हमेशा ही बाहर जाते रहते हैं? कौन सा ऐसा काम है बताओ, सोच के बताओ, कौन सा ऐसा काम है जिसके लोग ऑलमोस्ट हमेशा बाहर ही जाते रहते हैं? मार्केटिंग प्लस और बताओ, मार्केटिंग के सारे एम्प्लॉइज तो नहीं ना, मेजर एम्प्लॉइज, सेल्स वाले। मार्केटिंग तो आप कह रहे हो कि हर काम में एक मार्केटिंग होती है, मैं कह रहा हूं कौन सा काम ऐसा है जिसके एम्प्लॉइज का बाहर आना जाना इज नॉर्मल थिंग? सोच के बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं एयरलाइंस, रेलवेज एंड रोडवेज, या मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट के, तो जो ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉइज होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके लिए बाहर जाना और बाहर जाके 1-2 दिन वहां रह के वापस आना एक नॉर्मल फिनोमेना है, यस और नो? ठीक है, तो ये जो आउटस्टेशन अलाउंस है इसको समझते हैं। आउटस्टेशन अलाउंस एक स्पेशल अलाउंस है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज को मिलता है। आई रिपीट, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया आपका रेलवेज, रोडवेज, मतलब कोई भी है, एयरवेज एक्सेट्रा, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित लोग होते हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज को बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे आज यहाँ से ट्रेन गई और वो उसके अंदर एज अ क्रू मेंबर चले गए, और फिर क्या हुआ कि एक दिन वो रुकेगा, कल दूसरी ट्रेन के साथ वापस आए। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आज यहाँ से कोई प्लेन गया, दुबई गया, एक दिन दुबई रुकेंगे और फिर कल उनका वापसी है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इन लोगों का बाहर किसी अपनी स्टेट को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाके दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री में रहना बड़ा नॉर्मल फिनोमेना है। तो इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज को डेली अलाउंस की जगह पे, डेली किस चीज का होता था? बाहर जाके रहने का, खाने पीने का। डेली अलाउंस की जगह पे जो अलाउंस मिलता है, डेली की जगह पे जो अलाउंस मिलता है, उसको आउटस्टेशन कहते हैं। समझ में आई बात? तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज है, उनको काम आउटस्टेशन का भी डेली वाला ही है। डेली की जगह पे जो अलाउंस मिलता है
उसको आउट स्टेशन अलाउंस कहते हैं। और इसको इसलिए पर्सनल अलाउंस माना गया है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज है उनके लिए ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि जब वो बाहर जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से वो प्लेन में गए तो उनको बोला कि दुबई गए, उनको बोला कि अब आप एक दिन यहीं रुकोगे, कल वापस आओगे, अब एक दिन में आप जो करना चाहो कर लो। तो वो घूमना चाहो घूम लो, ऐसा नहीं जो करना चाहो कर लो का मतलब गलत मत समझना कि जो करना चाहो कर लो, घूमना चाहो घूम लो, थोड़ा विजिट कर लो, तो वो एक तरीके से फिर उनका पर्सनल हो गया। तो इसलिए इसको पर्सनल की कैटेगरी पर रखा है। वो जो एक दिन दो दिन बाहर रुकेंगे वो ऑफिशियल काम से नहीं है, उनको पर्सनल दे दिया कि तुम जो करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो करो, रहो, देखो सब चीजें, तो ये है। तो इसलिए इसको पर्सनल अलाउंस माना गया। अब क्योंकि ये पर्सनल अलाउंस है तो इसकी एक लिमिट होगी, हमें पता है ये पर्सनल में एक लिमिट होती है, तो इसकी वो लिमिट समझते। इसकी लिमिट है एग्जेम्पशन की either 70% of the allowance received, either 70% of the allowance received, जितना मिला उसका 70%, और 10,000 per month, or 10,000 per month whichever is less। तो या तो 70% of the allowance received और 10,000 per month whichever is less, इतना exempt हो जाता है। तो मान लो किसी को मिला है आउट स्टेशन अलाउंस मिला किसी को 1,50,000, तो 1,50,000 का 70% निकाल लो, या तो वो कितना आएगा 1,50,000 का 70% निकाले, एक सेकंड, तो 1,50,000 का अगर 70% निकाले तो 1,05,000 आ गया, या तो 1,05,000 या 1,20,000 whichever is less, तो 1,05,000 is less, वो लेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? लेकिन अब इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है। अगर किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को दोनों अलाउंस मिल रहे हैं, आउट स्टेशन भी मिल रहा है और डेली भी मिल रहा है, मैंने आपको क्या कहा, ये आउट स्टेशन अलाउंस डेली की जगह पे मिलता है, डेली की जगह पे मिलता है। अगर किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को आउट स्टेशन भी मिल रहा है और डेली भी मिल रहा है, तो फिर उस केस में डेली तो पूरा एग्जेम्प्ट है, डेली तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और आउट स्टेशन फुली टैक्सेबल। फिर हम ये लिमिट नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई बात? और दूसरी लास्ट चीज कि ये जो अलाउंस है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज को मिल सकता है। अगर कोई और कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ये नाम का अलाउंस देती है, जैसे मान लो कोई एजुकेशन कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को आउट स्टेशन अलाउंस दिया, ठीक है, तो उस केस में ये लिमिट नहीं लगेगी, उस केस में वो फुली टैक्स होता है, क्योंकि ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉइज के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप पर्सनल अलाउंस पे जहां आपने आउट स्टेशन अलाउंस की हेडिंग डाली थी वहां लिखते हैं, आइए जल्दी से एक सेकंड। Outstation allowance is given to the, लिखना शुरू करिए, outstation allowance is given to the employees, लिखना शुरू करिए, outstation allowance is given to the employees of transport system in lieu of daily allowance, in lieu of daily allowance, lieu मतलब उसकी जगह पे, in lieu of daily allowance, to meet the expenditure of food and living या staying, to meet the expenditure of food and staying when the employee is on official duty। मैं अभी रिपीट करता हूं साथ तक। Outstation allowance is given to the employees of transport system, in lieu of daily allowance, to meet the expenditure of food and stay when the employee is on official duty। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां लिखा है ना आपने वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज।
such allowances is exempt up to such allowances exempt up to 70% of the amount received. 70% of the amount received, or rupees 10,000 per month. 70% of the amount received, or rupees 10,000 per month, whichever is less. Or rupees 10,000 per month, whichever is less. आगे लिखिए. If this allowance is given by any employer other than a transport system. Any employer other than a transport system. If this allowance is given by any employer other than a transport system, then such allowance will be fully taxable. Then such allowance will be fully taxable. Next line लिखिए. Also, if a transport system gives both daily allowance and outstation allowance, also if a transport system gives both daily allowance and outstation allowance, then in that case the employees can claim exemption. Under daily allowance. Then in that case the employees can claim exemption under daily allowance as per the prescribed rules, and outstation allowance will be fully taxable. चलिए बच्चों, इसके साथ हमारी दो कैटेगरीज कंप्लीट हो गई. बिल्कुल पर्सनल पूरी हो गई, हमारा ऑफिशियल पूरा हो गया. अब आप थर्ड कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस लिखिए. सी कैटेगरी लिखिए. अलाउंसेस व्हिच आर फुली एग्जेम्प्ट. तो अब आप लिखिए, इसके नीचे लिखिए द फॉलोइंग अलाउंसेस. सर एक मिनट है. सर धीरे धीरे बोलो सर. बोलो. बोल रहा हूँ सर, धीरे धीरे बोलो. हाँ धीरे धीरे बिल्कुल. आपने थर्ड हेडिंग लिखी अलाउंसेस व्हिच आर फुली एग्जेम्प्ट. चलिए लिखना शुरू करेंगे. The following allowances will be fully exempt in the case of all employees. तो बस मैं आपको चार नाम लिखवा रहा हूं. अगर ये अलाउंसेस मिलते हैं तो ये फुली एग्जेम्प्ट होते हैं. नंबर वन allowances to a citizen of India. To a citizen of India who is a government employee and is rendering services outside India.
and is rendering services outside India. बेसिकली क्या हुआ कि आप जैसे इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो कहीं बाहर जाके, तो आपको कोई भी जो अलाउंस मिल रहा है वो सारा एग्जेम्प्ट होता है. ब्रैकेट में लिखिए commonly known as foreign allowance. Commonly known as foreign allowance. Commonly known as foreign allowance. नेक्स्ट लिखिए allowances to the high court judges. Allowances to the high court judges. ठीक है, तो जो हाई कोर्ट जजेस को भी कोई जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट लिखिए, ये लिख रहा हूं यहां पे sumptuary allowance. अभी बताता हूं क्या होता है sumptuary allowance. SUMPTUARY. Sumptuary allowance given to the high court or supreme court judges. Given to the high court and supreme court judges. Given to the high court and supreme court judges. इसके आगे लिखिए ब्रैकेट में these allowances are in the nature of entertainment allowance. तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी हम पढ़ेंगे अभी 5-7 मिनट में, वैसा ही उसी का दूसरा नाम होता है सम्चुअरी अलाउंस. तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस या सम्चुअरी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है पूरा. ठीक है, लास्टली ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना. एक फर्स्ट वाले को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, फोर्थ जो मैं लिखवा रहा हूं लास्ट वाला वो इंपॉर्टेंट मार्क करना. अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन employee of UNO, United Nations Organization from his employer. तो ये UNO के एम्प्लॉइज को कोई भी अलाउंस जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट. तो इसमें जो क्वेश्चंस में आता है वो फर्स्ट वाला आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट. तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए. बस ये खत्म हो गया. अब आप आइए फोर्थ कैटेगरी में, allowances which are fully taxable. Allowances which are fully taxable. लिखिए the following allowances are fully taxable चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं. सिर्फ नाम ही पता होने चाहिए आपको. फर्स्ट लिखिए डियरनेस अलाउंस. सेकंड लिखिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस. अब मान लीजिए क्या होता है, ये आप दिल्ली में रहते हो और आपकी पोस्टिंग हो गई कोई बड़ी डिस्टर्ब सी सिटी में हो गई, या बड़ी छोटी सी शहर में हो गई, या कुछ ऐसे से शहर में हो गई जहां पे आपको रहना थोड़ा मुश्किल है. तो आपको कॉम्पनसेट करने के लिए कि हम आपको उस सिटी में भेज रही है, कभी कभी अलाउंस मिल जाता है, तो फुली टैक्सेबल ही है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस. थर्ड लिखिए मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस. फोर्थ लिखिए लंच अलाउंस. लंच या फिर टिफिन अलाउंस.
फिफ्थ लिखिए, अब आप नाम लिखिए, फिफ्थ लिखिए ओवर टाइम अलाउंस। सिक्स्थ लिखिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सेवेंथ लिखिए फैमिली अलाउंस, फैमिली अलाउंस, फैमिली अलाउंस। एट्थ लिखिए सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस। एट्थ लिखिए सर्वेंट अलाउंस एंड नाइन्थ लिखिए वार्डन अलाउंस। जो पहले 5 लिखे हैं, डीएनएस, सिटी, मेडिकल, लंच एंड ओवरटाइम, इनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जो पहले 5 लिखे हैं इनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब इसके अलावा सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वैसे वो क्वेश्चन में पूछे भी कम जाते हैं। सर ये ओवर टाइम अलाउंस मिलता है क्या लोगों को? हाँ जी सर ये ओवर टाइम अलाउंस मिलता है कि इंडिया में लोगों को? यस, नाम है, ऐसे तो बहुत से वार्डन वगैरह खत्म हो चुके बिल्कुल, लेकिन हाँ अलाउंसेस है, बने हुए हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो कुछ नहीं मिलता है, ऐसी चीजें। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी 4 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस खत्म हो गई। अब एक लास्ट कैटेगरी पे लिखिए, हेडिंग दीजिए एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कौन सा होता है? अब थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें कंप्यूटेशन सीखनी है हमें। देखो बच्चों, जैसे हमारा मेन, अभी कुछ मत लिखना, बस हेडिंग लिख दो। जैसे हमारा मेन क्वेश्चन चल रहा है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमने सबसे पहले जैसे मान लो बेसिक पे लिख दिया, डीए लिख दिया, फुली टैक्सेबल है, कमीशन लिख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एचआरए हमने निकाल दी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी उसको लेस निकाल के ये भी लिख दिया। जो हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, वो सबसे पहले हम हर केस में आई रिपीट, हर केस में सीधा बाहर वाले कॉलम में डाल देंगे। पहले हर एक केस में सीधा बाहर वाले कॉलम में डाल देंगे। सारे आइटम्स आते रहे, हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। इस ग्रॉस सैलरी में से फिर हम 3 चीजें लेस करते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो मैंने आपको कल बता दी थी 50,000 की होती है। फिर हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), और ये होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, और 16(3) होती है हमारी प्रोफेशनल टैक्स की। तो अब हम बात करते हैं आपसे कि सर ये एंटरटेन, उसके बाद आ जाती है हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो अब हम बात करते हैं कि ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या डिडक्शन। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले तो सारे केसेस में आपने ऐड कर दी, सारे केसेस। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में ये डिडक्शन मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की 16(2) के अंडर। इतनी बात समझ में आई? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में नहीं मिलेगी। अगर कोई पीएसयू है, जैसे हिंदुस्तान ऑयल है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अगर आप इनके भी वो हो, एम्प्लॉय हो, इसका मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट के रोल्स पे आना वो। तो अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हालांकि पर्पस दोनों का सेम होता है, एग्जेम्पशन से भी इनकम कम हो रही है, डिडक्शन से भी इनकम कम हो रही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो रही है। अब हम ये डिडक्शन सीखने जा रहे हैं कि ये डिडक्शन हमारे को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे 3 लिमिट्स है, और उस 3 लिमिट्स का सबसे लीस्ट जो अमाउंट होगा वो लेस हो जाएगा। तो वो 3 लिमिट्स क्या क्या है वो देखिए। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ठीक है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। सेकंड, 20% ऑफ बेसिक पे, तो सिर्फ बेसिक पे का 20%, ना कोई बोनस, ना कोई डीए, ना कोई कमीशन, ना कुछ, बेसिक पे जितनी मिली है उसका 20%। एंड तीसरा देखिए, ₹5,000 पर एनम, पर ईयर, ना कि मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 5,000 की। क्योंकि अगर ये इनमें से लीस्ट सिलेक्ट करना है
और मैंने कहा ये एक लिमिट 5000 है तो मैक्सिमम 5000 ही हो सकती है, इसका मतलब तो मैक्सिमम डिडक्शन 5000 के इस सेक्शन के अंडर मिल सकती है। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इसके अलावा किसी। ठीक है, तो हम एक ये लिखवाता हूं मैं आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अभी तक का सारा आ जाएगा, उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे जिन बच्चों का वो नहीं था, फिर हम एचआरए के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखिएगा, आप हेडिंग डालिए। शुरू करिए। द डिडक्शन in respect of entertainment allowance the deduction in respect of the entertainment allowance is available only to a government employee, underline करिए, only to a government employee and is the minimum of the following three limits, and is the minimum of the following three limits। सर एक बार रिपीट करना सर। हाँ, एक मिनट बच्चे। And ऐसे लिखिए, the deduction in respect of entertainment allowance is available only to a government employee, underline किया, only to a government employee, and is the minimum of the following three limits। लिखना शुरू करिए, मिनिमम को भी अंडरलाइन करिए। फर्स्ट लिमिट लिखिए, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, actual entertainment allowance received। सेकेंड लिमिट लिखिए, 20% of basic pay। of basic pay। एंड थर्ड लिमिट लिखिए, 5000 per annum, 5000 per annum। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है सर, प्लीज रिपीट। मैं रिपीट करता हूं। सॉरी। पहली लिमिट एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, सेकंड लिमिट 20% of the basic pay, and third limit ₹5000 per annum। नीचे नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। The point to be noted here is that entertainment allowance received will be first added, entertainment allowance received will be first added to the gross salary, in case of all employees, and then in case of all employees, and then a deduction under section, and then a deduction under section 16(2) will be available and then a deduction under section 16(2) will be available only to a government employee। बच्चों उसके बाद ना, अब ये एक बार कॉपी कर लीजिए ऐसे रफ से, जैसे मैंने किया है, ये एक बार कॉपी कर लीजिए। ये जैसे मैंने फॉर्मेट रफ सा कॉपी किया है, बनाया है कि ऐसे ऐसे आपको करना है कि पहले सब केसेस में ऐड हो जाएगी, फिर नीचे माइनस होएगी, सिर्फ गवर्नमेंट केस के एम्प्लॉइज के केस में जस्ट एक फॉर्मेट को कॉपी करिए।
बना दिया बच्चे? सर ये लास्ट में क्या लिखा है? मैम ये नीचे, सबसे नीचे। हाँ जी। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन माइनस करते तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज आ। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। पेज नंबर 50 का इलस्ट्रेशन 4.10 करेंगे, जितना अभी तक किया है सारा आ जाएगा इसमें। पहले आप करिए, अगर डाउट अगर नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, सबको करना है। मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं आपको, अगर आपको नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन था यार? इलस्ट्रेशन 4.10 पेज नंबर 50। बोलो बच्चों।
सर इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन है वो नील क्यों आएगा? बेटा बताया तो था कल, याद कर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन तो विड्रॉ हो चुकी है, सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को 32 मिलती है और ये हैंडीकैप नहीं है। हो गया बच्चों? हाँ आर्यन, समझ आ गया? मुझे लिखा होता है इसमें, क्या कहते हैं कि ऐसे 60% ऑफ विच इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो हम हाँ। डीएनएस आरपीएस निकाल आरपीएस, आरपीएस। सर हाँ जी बच्चे बोलो। नहीं सर, ये वो सिटी की बात आ रही थी, दिल्ली लिखा हुआ है तो 50% उठाएंगे, वो बात। हाँ जी 50%। संजना हो गया? हो गया सर। तो कर रही हूँ अभी 2 मिनट। हाँ करिए।
सर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसका जो एंटरटेनमेंट टैक्स है उसका नहीं कुछ करेंगे ना? नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जीरो। आर्यन, आपने कितने क्वेश्चन किए थे एचआरए वाले? दोनों हो गए थे आपके? नहीं हुआ था, कोई भी नहीं हुआ था? ठीक, आपका ये वाला हो गया, एचआरए का ये वाला सबका हो गया जो अभी इस क्वेश्चन में था, ठीक है? हाँ जी, आप तीनों का हो गया। संजना आपका, श्रेया आपका? सर मेरा हो गया सर। सार्थक आपका? सर हो गया। ठीक है, सार्थक आपका? सर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके पहले तो कल की क्लास का डिसाइड कर लेते हैं। तो कल सेम टाइम पे रखें 6 o'clock की, ठीक है ना? कल हम अब आपका काम आज का सिर्फ ये है कि आपको आज तक का रिवाइज करना है, क्योंकि कल हम परक्विजिट्स करेंगे, नई कैटेगरी है और वो अगेन थोड़ा सा और टफ होता रहेगा, तो आपको पहले के अच्छे से आने चाहिए सर, ठीक है बच्चों? तो कल आप परक्विजिट्स करके रखिए 6 to 7:30। जिस आप श्रेया आप जा सकते हो और संजना आप जा सकते हो, ठीक है? चलिए हम अपना एचआरए का पॉइंट देखते हैं। मैंने कल आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, तो आइए सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4.8 पे आ जाइए, ठीक है? पहले 4.8 करते हैं। Mr. X is employed with ABC Limited on basic salary 60,000, also a DNS allowance of 20% of basic salary, 70% of DA is included for the salary and retirement benefits. The company gives him HRA 30,000. 1 जनवरी 2020 से ही उसके इंक्रीमेंट हो गई बेसिक सैलरी में, ठीक है? और 1920 में उसको एक एरियर्स भी मिले। अच्छा, बस एरियर्स का चलो आप स्किप कर सकते थे, कोई नहीं। X was staying with his parents till 31st October and then he takes the comment, ठीक है बच्चों? इसमें एक एरियर्स का पॉइंट है जो शायद आपको नया लगाओ। एरियर्स का पॉइंट आप एचआरए की कंप्यूटेशन में उसका कुछ भी नहीं होना। अभी के लिए मैं आपको एरियर्स का पॉइंट बताया तो वो फुली टैक्सेबल हो, देखिए एचआरए की कंप्यूटेशन में आपका कुछ इफेक्ट आना नहीं चाहिए था उससे। चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। पहले मैं मेन क्वेश्चन कराता हूँ, मेन क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर एचआरए की वर्किंग करूंगा। स्टेटमेंट शोइंग computation of भारती की अगले महीने की देख salary of भारती की देख भारती Mr. X। इस रेट पे नहीं रहेगा वो, हाँ रेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी उसकी चेंज हो रही है। जनवरी से उसको इंक्रीमेंट मिला है बेसिक सैलरी में 10,000 का, ठीक है? तो उससे पहले उसकी सैलरी 60,000 की है 9 मंथ्स की, उसमें ज्यादा तो मारेगा दिसंबर तक, और फिर 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया जनवरी से। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई सबको? आगे चलते हैं। डीए, डीए कितना है? डीए है 20% ऑफ बेसिक पे। तो पहले तो आप ये निकाल लो, लिखा क्या इसका दिख नहीं रहा? 20% हो जाएगा। यस और नो? कैमरा बेसिक थोड़ा पे का 20% है, हैं? कैमरा एडजस्ट करो सर थोड़ा, क्या हो गया? ब्लर आ रहा, ब्लर। वो अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, तो पहले तो इसको निकाल लिया, ये 5,40,000 आ गई। 70,000 into 3 नहीं होगा? 20% डीए आ गया। 70,000 into 3 नहीं होगा? 3 महीने तो बचे। 70,000 into 3 क्यों होगा? डीए तो पूरे साल का मिलेगा, मिला है ना? ये कहाँ लिखा है कि 70,000 सिर्फ 3 महीनों का मिला है? नहीं, जो सैलरी आपने पहले लिखा है 60,000 into 9, तो 3 महीने भी तो अच्छा रह गए। ये, हाँ ये सॉरी ये गलत, ठीक है, यही कह रहे थे ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद उसका सर ये एरियर्स 20 बोलो
ये कितना आया? ये 20% 2,10,000। और 70% अलग क्या दिया ये दो? 70% दिया है कि ये लिखा है कि आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, इसका 20% आपकी डीए है, ठीक है। और उस डीए का 70% रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाता है। अच्छा उस तो मतलब ठीक है 2,10,000 का 70% 70 रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाता है। ठीक ठीक है, है। चलो वो हम उसमें यूज करेंगे अभी एचआरए की कंपटीशन। वैल्यू थोड़ा उधर करो, कैमरा उधर हाँ। करो। कैमरा सही हाँ। कर। ठीक है, एरियर्स पे आ जाओ। एरियर्स कितने मिले इसको? 80,000। सैलरी गलत लिखी है। मैंने सैलरी गलत लिखी है? हाँ ओहो, 7,50,000। चलो फाइनल फिगर्स तो आप लिख लेना यार, कोई ऐसी हाँ बात ठीक है, छोड़ो इसको। नहीं। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, वर्किंग बता रहा हूँ। ठीक है, एरियर्स 80,000। अब आ जाओ एचआरए रिसीव्ड। एचआरए रिसीव कितना मिला है उसको? 30,000। 30,000 पर मंथ। 3,60,000 और लेस एग्जाम्ड, वो अभी सी वर्किंग नोट, तो अभी निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी यहाँ पे, और इसको हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है ही नहीं इसमें और प्रोफेशनल भी नहीं है, तो बस इतना ही कर देते हैं। और नीचे आ जाएगी इनकम अंडर दैट सेट। समझ में आ गया? पेपर्स को कॉपी कर लिया होगा नहीं किया हुआ, फिर हम इसकी एग्जामिशन निकालते हैं। अगर नहीं किया हुआ आपने ये तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसकी एग्जामिशन निकालते हैं एचआरए की। हो गया ये करे एचआरए की कंपटीशन। देखो बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, लेकिन जहां आपने थोड़ी बहुत भी जल्दबाजी की वहां गलती हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि वो 31 अक्टूबर तक तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 31 अक्टूबर जब जब अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो रेंट तो दे नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर हम इसकी बनाए तो 31 अक्टूबर तक रेंट 0 है। फिर नवंबर से उसने रेंट एकोमोडेशन ले ली 25,000 के रेंट पे, तो चेंज आ गया, पहला चेंज आ गया। तो हम सबसे पहले अपनी कंपटीशन करेंगे 1 जनवरी 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक पहली कंपटीशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 1 नवंबर 2019 से लेके, फिर कब तक? उसके बाद जनवरी में उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, जनवरी में उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है बेसिक पे, तो इसका मतलब हम 2 महीने की कंपटीशन करेंगे। और फिर फाइनली 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ये बात समझ में आई थी सबको, चारों को? सार्थक आपको समझ में आई है मैंने 4 क्यों बनाया है? ये मेरे को क्यों नहीं बनाया? आया था सर। हाँ जी, ये हमने 3 डिवाइड क्यों करे ऐसे सेक्शन? मैंने आपको कल बताया था मैम, मैंने 6 चीजें लिखवाई थी आपको। मैंने लिखवाया था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है, फिर मैंने लिखवाया था आपको रेंट पेड है, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था बेसिक पे, डीए, कमीशन, स्टेट। ठीक है ना, ये 6 चीजें लिखवाई थी। और मैंने आपको कहा था कि इन 6 चीजों में अगर किसी भी चीज में चेंज होता है तो आप उसकी कंप्यूटेशन फिर फ्रेश करोगे। तो यहाँ पे रेंट 0 था, यहाँ रेंट 25,000 हो गया, यहाँ पे बेसिक पे चेंज हो गया इस डेट से, तो कंप्यूटेशन हो गई। ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन 3 महीनों की बात करूं तो पहले वही 3 लिमिट्स, वैसे अब आप कह सकते हो, करोगे अपने आप?
ठीक है, तो अब आप करो उसको। एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास है, मेरे को लग नहीं रहा था इतना लेट हो जाएगा। आप करके देखो, इससे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। जब मैंने आपको 3 बना दी ना, बस आप ध्यान रखना जब आप नीचे डीए लोगे तो आप जैसे इसमें 9 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीनों की बेसिक पे लोगे 60,000 इंटू 7, ठीक है। तो उसका जो डीए लोगे आरबीएस में, तो 60,000 इंटू 7, इसका 20% आपका डीए हो गया। यस और नो? 60,000 इंटू 7 का 20% डीए है, और उसका 70% आपका आरबीएस में जाएगा। ये बात समझ में आई? पूर्वा समझ में आई ये बात? पहले तो डीए निकालो उस 60,000 इंटू 7 करके, उसका 20%, उसका 70% आरबीएस में जाएगा, ठीक है। जब इधर करोगे तब 60,000 इंटू 2 2 महीनों की, और जब यहां करोगे तो 70,000 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी चेंज हो गया। कोशिश करके देखना, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कल की क्लास के बाद करवा दूंगा, 10 मिनट में हो जाएगा। अभी मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास है, तो कल करते हैं, ठीक है। रेंट तो है ही नहीं। हाँ जी, फर्स्ट केस में रेंट तो है ही नहीं। फर्स्ट केस में रेंट है ही नहीं, जीरो ही है, बिल्कुल सही। इसमें एचआरए का जीरो हो जाएगा। रेंट पेड जीरो ही हो जाएगा। जीरो माइनस समथिंग जीरो लिखना है आपको, माइनस नहीं लिखना। जीरो माइनस समथिंग विल बी जीरो। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा या नीली हो गया? ये कुणाल ने बहुत अच्छी बात पूछ ली। अगर आप चाहो कि इसके तो एग्जेम्पशन जीरो ही आएगी, क्योंकि इसकी सेकंड लिमिट जीरो है, तो अगर आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते थे। ये बात मैं तुम्हें बताता क्वेश्चन के खत्म होने के बाद, कि अगर रेंट पेड जीरो है तो आप वो वाली कंप्यूटेशन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड लिमिट जीरो आ जाएगी ना। रेंट पेड इज जीरो माइनस समथिंग इज जीरो। आप करके देख लेना, एक बार कर लेना, फिर आप बाद में मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बाद में आपको बस पता होनी चाहिए कि अगर रेंट पेड जीरो है तो आप उस कंप्यूटेशन को स्किप कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड लिमिट जीरो ही आएगी हमेशा। चलो आप इसको करो, कल मिलते हैं 6 o'clock, ठीक है। ओके, बाय बाय। सर बाय, लीव कर। बाय बेटा, बाय। सर चल, ओके।